जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबके साथ हाज़िर हूँ और आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं हमारे शो पर, पहली बार आए हैं। ऑल्दो मैं सर को बहुत अरसे से जानती हूँ, लेकिन कभी इस सर के पास टाइम नहीं होता था, कभी मैं इधर-उधर हो जाती थी। तो आज फाइनली सर हमारे शो पर आए हैं, मेजर जनरल राजीव नारायणन। आप उनको जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरह से अपनी बात रखते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जय भारती। यस, जय आज का भारत। दो चीज है। एक तो यस, वेस्ट एशिया में काफी प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट थोड़ा हिट ले रहे हैं, बट जी। अपने ऑयल इंडस्ट्री विल बी गोइंग हैप्पी टू देयर बैंक्स बिकॉज द प्राइसेस ऑफ ऑयल स्टार्ट गोइंग अप। एंड जो यस। लोगों को पता नहीं है, वी आर वन ऑफ द amongst the largest supplier of oil and gas to the world, and especially to Europe. So रशिया से क्रूड आता है, हम उसको रिफाइन करके उनको बेचते हैं। अब प्राइस बढ़ गए तो आप देख लो, $60 a बैरल पे आप खरीद रहे हो, और जितना ऊपर जाएगा उतने पैसे आपके पास होंगे। तो स्टॉक मार्केट को समझ में आ जाना चाहिए कि ऑयल बॉन्ड्स में स्टॉक्स लेना शुरू कर दो। सो लेट अस डिस्कस थोड़ा। एक छोटा सा स्लाइड शो मैंने बनाया है आपके श्रोताओं को समझाने के लिए। जी। और उसमें कह रहा हूं मैं, लिमिट्स ऑफ ईरानियन स्ट्रैटेजी। तो अभी इसका जो प्रॉब्लम एरिया है वो मैं समझाता हूं कि भाई इजराइल के विरुद्ध कौन कौन है। पूरा इजिप्ट नहीं है, लेकिन वहां पे मुस्लिम ब्रदरहुड का काफी कंट्रोल, तगड़ा हाथ है, वो उनके विरुद्ध है। इसके अलावा गाजा में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, इतने सारे लोग हैं। और इसको तकरीबन 5 फ्रंट बोलते हैं, जिसमें से 4 में तो जंग छिड़ा हुआ है। लेबनान के साथ, गाजा के साथ, ईरान के साथ, थैंक्स टू दी मिसाइल लॉन्च जो उन्होंने किया है, और यमन हूतियों के साथ तो चल ही रहा है। इराक और सीरिया, अभी लेटेस्ट पता लगा है कि आज अभी टॉक के पहले तकरीबन 12 बजे, 12:30 बजे मेजर स्ट्राइक इन सीरिया। एक्चुअल वहां पे रशियंस का भी बेस है। वहां पे वेपन्स वर लोडेड, इरानियन वेपन्स वर लोडेड इन एयरक्राफ्ट्स, और वो जहाजों को उड़ा दिया। और लेबनान में वो क्या कर रहे हैं? पिछले बार जब 2006 में गए थे तो ये जो लितानी रिवर है यहां तक बनाया था, यानी कि टायर तक। अब की बार हुक्म बोला है इन्होंने, आप लोग सिदोन के ऊपर जो अवाली नदी है उसके ऊपर चले जाइए, जितने सिविलियंस हैं। यहीं पे रहना मैं कर दूंगा, इसके ऊपर जाने बोला है। और ये पूरा ये अपना बफर जोन बनाना चाहते हैं, जो डॉटेड लाइन बना के दिया है, जिसमें अभी जहां पे लड़ाई चल रही है ये 3 जगह हैं जहां पे इनकी लड़ाई चल रही है। हमास वर्चुअली, मतलब अब कोई बात भी नहीं कर रहा हमास के बारे में, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से याया सिनवर तो सन्नाटे पे है, कोई खबर नहीं आ रही है उसकी। तो थोड़ा बहुता जो लड़ाई चल रहा है वही चल रहा है। इजराइल कहता है कि उनके जितने भी ब्रिगेड्स थे उनको हमने खत्म कर दिया है, थोड़े बहुत ही बचे हैं जो याया सिनवर के साथ वो टनल के अंदर बैठे। अब ये भी नहीं पता, कंफर्म भी नहीं हो रहा वो जिंदा भी है कि मर गया है। और कोई आज के तारीख में जो बचे हुए होस्टेजेस थे उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। अनुमान है कि शायद उनको भी मार दिया गया होगा अभी तक। लेकिन जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह को हिट किया, वो मतलब सबको हिला दिया है। और उसका मैं बताता हूं क्या हुआ है कि उन्होंने जो हार्डलाइनर्स इनके, नसरुल्लाह है, फौज शुक्र है, इनको उड़ा दिया है। किससे? पहले पेजर लिया था, ये 2 साल से काम कर रहे थे, तो पहले पेजर्स को हिट किया। पेजर्स जहां से लिया था, जो हंगेरियन कंपनी निकला, पहले ताइवानीस निकला, उन्होंने बोला हम नहीं बनाते हैं। हंगेरियन कंपनी निकला कि हंगेरियन कंपनी तो एक फ्रंट कंपनी है, रेजिडेंशियल एरिया में वो रजिस्टर्ड एक फ्रंट कंपनी है, और जो औरत वहां थी उसको कुछ पता नहीं है। अब किसने बनाया, कहां से आया, किसी को पता नहीं। ये मोसाद और शिनबेत का काम है।
उन्होंने PTN लगा दिया था और उसको फोड़ा। उसके बाद हमें पता है कि जब ये वॉकी टॉकी लिए, वॉकी टॉकी फूटा, और उसके बाद वॉज द पिन पॉइंट स्ट्राइक ऑन नसरल्ला। देन उनके जो IED और रॉकेट्स बनाता है उसके ऊपर पहले हुआ था, रॉकेट्स जहां से मारने वाले थे उसके ऊपर भी हुआ था, विच टेल्स यू कि लेबनान के अंदर काफी ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अवेलेबल, जिस तरह से ईरान के अंदर भी अवेलेबल है। अब नेतन्याहू कहता है कि ईरान से मैं हार्डलाइनर्स को हटा दूंगा, क्या वो होगा? विल दी हार्डलाइनर्स लूज इन ईरान? अभी वो सोशल मीडिया में वीडियोस आ रहे हैं, लड़के बच्चे लोग शैतानी करते हैं, जो भी मुल्ला दिखता है टोपी पहन के उसकी टोपी उड़ा देते हैं और भाग जाते हैं, उसका वीडियो दिखा रहे हैं। क्या एक तरह का स्टेलमेट हो जाएगा। फिर आप देख लो, पर्शियन गल्फ के नीचे एक सुन्नी क्रेसेंट होगा विच विल स्टैंड विद इजराइल, और एक सुन्नी आर्क होगा, और एक शिया क्रेसेंट ऊपर आ जाएगा सीरिया तक। लेबनान का क्या होगा? सुनने में आया था कई लेबनीज, नॉट द क्रिश्चियंस, शियाज एंड सुन्नीज हैव रन अवे इनटू सीरिया। सीरिया में भी सेलिब्रेशन हो रहा था, ईरान में भी सेलिब्रेशन हो रहा था सिविलियंस का, जब नसरल्ला के डेथ का पता लगा। तो क्या लेबनान एक दोबारा से क्रिश्चियन स्टेट हो जाएगा जैसे 70s में होता था, क्रिश्चियन प्रेडोमिनेंट, एंड ज्वाइन अप विद इजराइल? देन वो सीरिया इराक का डायनेमिक्स चेंज हो जाता है कि अगर सीरिया में ज्यादा शिया आ गए तो सुन्नीस का क्या होगा वहां पे, और ज्यादा सुन्नी आ गए तो शिया का क्या होगा वहां पे। द होल डायनेमिक्स टुवर्ड्स द नॉर्थ थोड़ा हिलने वाला है। स्टेटस ऑफ पैलेस्टीन एंड गाजा, खास करके गाजा, MBS का स्टेटमेंट आया है, जो पहला स्टेटमेंट आया था, ही हैड सेड 2 स्टेट्स, ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल। गाजा के ऊपर सन्नाटा, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो मतलब क्या, इज द सुन्नी आर्क ready to sacrifice Palestine? After all, Palestine was created by the British mandate. उसके पहले कोई जगह नहीं था जिसका नाम पैलेस्टीन था। आप कितना पुराना भी मैप निकाल लो, ऑटोमन्स का भी मैप निकाल लो, ऑटोमन्स के टाइम में दिस वाज ए प्रोटेक्टरेट ऑफ जूडिया, इट वाज कॉल्ड जूडिया प्रोटेक्टरेट। दैट मीन्स जो सीरियन गवर्नर था उसके कंट्रोल में नहीं था, इट वाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सुल्तान, इट वाज अंडर हिम, not under the Syrian government. So what happens to Gaza? कोई कुछ नहीं बात कर रहा उसके बारे में, and it's a cause of worry and concern because there are more than 2.5-3 million people there who are stuck there. उनका क्या होगा? किधर जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? क्या सबको वेस्ट बैंक पे लेके आएंगे? वो तो होगा नहीं। क्या will Israel agree to Jerusalem being an international city provisionally divided between Israel and Palestine, जैसे बर्लिन होता था before the Berlin Wall was made? So ये situation is very fluid और clarity नहीं है। And this statement by MBS, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वो काफी मेजर प्लेयर है along with UAE, एक ये स्टेटमेंट जो उसने दिया है जिसमें गाजा के बारे में बात नहीं किया है, लीव्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स कि इन लोगों का क्या होगा, इतने सारे जो हैं वहां पे उनका क्या होगा। एक था कि शायद साउथ गाजा में उनको छोड़ दें, बीच का सेंट्रल गाजा कीप इट एज डीमिलिटराइज्ड, एंड नॉर्थ गाजा इजराइल कंट्रोल करेगा। नेतन्याहू इज कीन टू कंट्रोल गाजा। How do you manage that? Or if Lebanon becomes a Christian country, will they like to have what happens? No, these are big question marks कि ये जो उथल पुथल हो रहा है क्या होगा। इसमें 2-3 चीज हो गए कि तुर्की, टर्की, विच वॉज इन द लाइमलाइट जब सीरिया में लड़ाई हो रही थी, सडनली हो गया साइडलाइन।
जो वेस्ट एशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है उसमें टर्की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। विल ही लाइक इट? विल ही डू समथिंग? बिकॉज आफ्टर ऑल एर्दोगान ऑलवेज लाइक्स टू बी इन द लाइमलाइट। क्या करेगा? Because of the war in Ukraine, very little say EU has in West Asia. अब अफ्रीका में भी धीरे धीरे EU का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। रेलेवेंस ऑफ पीआरसी इन द मिडिल ईस्ट जो पिछले 1-2 साल में काफी आया था कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अब वो कम हो रहा है। प्राइमरली इनकी गलती थी वेयर दे टुक साइड्स विद ईरान, कतार एंड हमास, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज दैट हमास डिड ऑन October 7th लास्ट। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ वैक्यूम विच इज डेवलपिंग। देन देयर इज जो यूएस के साथ मिलके इजराइल ने एक बहुत अच्छा आईएसआर मतलब इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस का एक ग्रिड बनाया हुआ है। ऊपर आपके सैटेलाइट यूएवी सबके साथ मिलके उन्होंने ग्रिड बनाया है, जिसके साथ उन्होंने अपना सिगिंट टैलेंट और ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिगिंट टैलेंट मतलब ट्रैक करते हैं, आप मोबाइल ट्रैक करते हो, उनके सिग्नल्स ट्रैक करते हो, हर चीज का वो, और आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब जमीन पे काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स, उसका ग्रिड बना के आपको मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन मिल रहा है हर चीज का। जिस तरह से हानिए को वीवीआईपी रूम में ईरान में, इन द वीवीआईपी रूम उसके खिड़की के थ्रू मिसाइल मार के उसको खत्म किया है, दैट इटसेल्फ टेल्स कि ग्राउंड में उनके पास ह्यूमन है। और जस्ट 2 दिन पहले इनके अहमदीनेजाद जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, आईआरजीसी के काफी खास हैं, उन्होंने ओपनली कहा है कि उनके टाइम में उन्होंने 20 आदमी का एक यूनिट बनाया था जो इजराइल के ऊपर नजर रखेगा, पूरा ट्रैकिंग करेगा। टुडे ही इज सस्पेक्टिंग दोस 20 पीपल एज डबल एजेंट्स। हालांकि कोई, आई डोंट थिंक ही हैज एनी एविडेंस फॉर दैट, मगर मेकिंग एन ओपन स्टेटमेंट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड खास करके जो उसका बॉस है उसी को आप कह रहे हो कि यू हैव acted as a double agent and you have given all the information to Israel. And last होता है, क्योंकि अब तो क्लियर हो रहा है कि नेतन्याहू बाइडेन की बात सुन ही नहीं रहा, वो अपना मर्जी कर रहा है, तो कितना यूएस का इन्फ्लुएंस रहेगा इस टर्मोइल के बाद। दैट इज व्हाई द हेडिंग आई गेव, इट्स अ ग्लोबल जर्नी, बिकॉज वेस्ट एशिया, चाहे हम बोले कि फॉसिल फ्यूल्स हम कम कर रहे हैं, जब तक कम होगा इट्स अ वेरी मेजर प्लेस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। इट ग्लोबल इकोनॉमी विल टेक अ हिट। और अभी जो हुआ है एस्केलेशन, ईरान ने जो इतने 200 कुछ मिसाइल्स फायर किए हैं, इट्स ऑब्वियस इजराइल विल रिटेलिएट। हालांकि बाइडेन कह रहा है मत करो मत करो, वो तो करेगा, विच विल इंक्रीज द ऑयल प्राइसेस, विच विल हैव एन इम्पैक्ट। ऑलरेडी जो ईयू के इकोनॉमी इतना हिट ले रखा है उसके ऊपर और हिट आएगा। आप बचोगे क्योंकि तेल आप दे रहे हो, तो आपके पास काफी स्पेयर पैसा आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो वैक्यूम आया है मेरे ध्यान में कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो जियो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वैक्यूम आ रहा है, इसमें जो आईमेक और I2U2 के साथ हम जो काम कर रहे थे, खास करके I2U2 में यूएई के साथ है, आईमेक इज एसेंशियली विद सऊदी अरेबिया। लेट्स एक्चुअलाइज इट एंड वर्क टुवर्ड्स दैट। आपको काफी फायदा होगा उससे। काफी यानी उतना बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन मार्केट है और वहां से आपको पैसे काफी मिल सकते हैं। आपको केवल यूएस और वेस्ट से देखना नहीं है कि एफडीआई आता है, यहां से भी एफडीआई काफी आपको मिल सकता है। आईएसआर ग्रिड, आपको जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस का ग्रिड है, वो उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इससे अगर आपको फायदा हो रहा है तो हमारे जो दुश्मन है वो बहुत है, वो हमको हार्म करना चाहेंगे। आप देख लो किस तरह से बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, पाकिस्तान तो है ही है,
चीन तो आपके विरुद्ध है ही है, तो यूएस और वेस्ट भी नहीं चाहेगा कि आप इतना ग्रो करें। तो उसके लिए आपको ये, अगर आपके पास ग्रिड अवेलेबल है तो कोई भी कुछ करना चाहता है फिजिकली आपके साथ, आप उसको डिटेक्ट करके कर सकते हो। और जिस तरह से इजराइल ने डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसी तरह से हमें भी उनसे सीख लेके करना चाहिए, क्योंकि काफी हथियार जो यूज कर रहा है, जैसे जे डैम्स जो बोले थे यूज किया है, वो हमने बना के दिया है, हमारी टेक्नोलॉजी है। तो काफी लेन देन होता है, तो वी मस्ट मेक यूज ऑफ दिस टू स्टार्ट यूजिंग दिस। फिर लोगों को डर होने लगेगा, और ये डर अच्छा है टू गिव यू अ स्टेबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। ये जब स्टेबिलिटी होता है तब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तीसरी सबक हमने लेनी है, जैसे जो रशिया के साथ है और इजराइल के साथ है, अपनी लड़ाई हमने आप लड़नी है, दूसरे ने कोई आके हमारी लड़नी नहीं, लड़ने वाला है नहीं। ये हमने पहले भी देखा है। लेकिन हम अपना तो जो सस्टेनेंस है लड़ने के लिए वो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें डिपेंडेबल एलाइज और पार्टनर्स की जरूरत है। जैसे रशिया हमें पता है देता है, इजराइल हमें पता है देता है, इस तरह से कुछ एक और हमें देखने हैं, जिससे हम, अगर हमको लंबी लड़ाई लड़नी है तो हमें सस्टेनेंस के लिए माल चाहिए, तो वो हमको देते रहें, बाकी हम अपना मैनेज कर लेंगे। इसीलिए भारत के साथ यूएस खफा है, क्योंकि जब वो क्वाड की बात करता है, हम कहते हैं यार तुम वेस्ट पैसिफिक देख लो, इंडियन ओशन हमारा इलाका है, हम देख लेंगे, हम काबिल हैं। और वो दिखा भी दिया है, जो एंटी पायरेसी हुतीस के साथ किया है। ये मैं नहीं, वेस्ट वाले और यूएस के पेपर सारे कह रहे हैं कि इतना कुछ हम दमखम बोलते हो, हमारा नेवी बेस्ट इन द वर्ल्ड है, आपने कुछ नहीं किया पायरेट्स के अगेंस्ट। जो किया है सोमाली पायरेट्स के अगेंस्ट, वो भारत ने किया। 400 के करीब शिप्स को आप बोर्ड कर चुके हो, पता नहीं कितनों को बचाया है। वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो आप वर्ल्ड के नंबर 1 नेवी हो। अब ये सारा कुछ आपको इंश्योर करना है कि जो अभी ये विंडो आपको मिल रहा है, स्ट्रेटेजिक जो जियो इकोनॉमिक विंडो है आपको डेवलप करने के लिए, ये 20 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसमें आपने चार्ट करना है किस तरह से मैं अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आऊं, अपने फौज को स्ट्रांग कर लूं, अपने देश को स्ट्रांग कर लूं, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्किल डेवलपमेंट है, सब कुछ कर दूं, ताकि अब जो निकल के आएगा जियो ग्लोबल ऑर्डर 10-1 साल में, उसमें आपका बहुत महत्व रहेगा। अगर ये विंडो आपने मिस कर दिया, फिर आगे आपका महत्व नहीं रहेगा, कोई और बाजी मार के चला जाए। और इसमें मेरी बार बार विनती है, हर बार मैं कहता हूं, केवल हाईटेक के ऊपर ध्यान मत दो, मीडियम और लो टेक इंडस्ट्रीज भी बहुत जरूरत है। पहली बात तो ये मार्केट, मीडियम और लो टेक का भी मार्केट बहुत बड़ा है। और दूसरा, जो हाईटेक है उस सिस्टम के अंदर मीडियम और लो टेक चीज भी आते हैं, जैसे नट बोल्ट भी लगाना होता है उसमें। नट बोल्ट कोई हाईटेक चीज नहीं है, लो टेक है। अभी जैसे मैं कईयों को कहता हूं, अगर आप अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री का निकालें, क्या क्या हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसको देख के लोग भौचक्के हो जाते हैं कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर वहां से इंपोर्ट करते ना। न्यूक्लियर रिएक्टर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो। उसके नीचे जब आप लिस्ट पढ़ोगे, नट बोल्ट, फ्लैंज, वॉशर, पाइप, होज, आप नहीं बना सकते। होज का क्लैंप आप नहीं, ये तो मीडियम और लोटेक है यार, उससे क्यों ले रहे हो, खुद बना सकते हो। बनाने के लिए आपको उस तरह से, जैसे आप जो हाईटेक वाले स्टार्टअप्स वगैरह हैं, उनको आप एक विंडो दे रहे हो कि 5 साल 6 साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसी तरह इस इंडस्ट्री को भी आपको पुचकार के लेके आना है, तब जाके आपको बनेगा। आपको पिन चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए, बॉल पेन चाहिए, आप अपने आइडल्स वगैरह खरीदते हो, टॉयज खरीदते हो, ये सब मीडियम और लो टेक है, बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे मैंने अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए मैंने मेरा एक नया एपीएस लिया, उसमें लिखा हुआ था मुंबई में बना है, इट इज अ जर्मन कंपनी। कह रहे थे मुंबई कंपनी का है ये, लेकिन जब खरीद के आया
और उसका बुकलेट खोला, है मुंबई कंपनी का, वो बेच रहा है, बना कहां पे है? चाइना में है, जर्मन कंपनी। और भाई साहब मुंबई में आप क्यों नहीं बना रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग बेस अभी भी जो चाइना का है वो उस भारत में अभी तक हम वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उस टाइप का हमको इस तरह का हमें माहौल बना के देना है अपने पॉलिसी से। जो ये स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईस हैं, इनको हाथ बढ़ा के मदद करके लेके जाना है, तब आपका माहौल आएगा। ऐसे कोई नहीं आ जाएगा, ऐसे कोई नहीं आ जाएगा। तो एब्सोल्युटली। ये एक आपको विंडो मिल रहा है जिसमें आपको वेस्ट एशिया काफी मदद करेगा। और इतना ही कहना था कि भाई ये है आपके पास अभी मौका, इसको मत गंवाओ। डरो नहीं कि तेल का प्राइस बढ़ रहा है, आपके लिए नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भी थोड़ा बढ़ेगा, मगर आपके ऑयल कंपनीज के पास बहुत पैसा आएगा जो गवर्नमेंट को मदद करेगा। एब्सोल्युटली, जैसा कि सर आपने कहा ग्लोबल चर्निंग जो आपके इस प्रेजेंटेशन का टाइटल था और जो चेंजिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें भारत को अपनी जगह बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कदम इस वक्त लेने ज़रूरी हैं ताकि हम इस रेस में पीछे ना छूट जाएं। ये तो सर आपकी बात हुई और बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में आपने पूरा कॉन्फ्लिक्ट और ये जो पूरे पावर डायनामिक्स हैं और जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसको लेकर आपने बात की। लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे सर पूछना चाहती हूँ ईरान मोस्ट इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। सर एक सवाल तो मेरा ये है कि ईरान ने जिस तरह से अटैक किया इसराइल के ऊपर, ये कितना सक्सेसफुल था? और क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इसराइल जो है वो इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा है और इसराइल रिटेलिएट जरूर करेगा। और सिंस बॉर्डर शेयर नहीं होता है ईरान इसराइल का, तो किस तरह का रिटेलिएशन हम इसराइल की तरफ से देखेंगे? हाँ, एक तो इनका जो ज्यादा कुछ सक्सेसफुल था नहीं। कारण ये है कि इजराइल के पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस ग्रिड है, क्योंकि सालों से इनको मिसाइल से साथ ही अटैक होते रहे। सो दे हैव एक आयरन डोम है, एक डेविड स्लिंग है और ग्रीन एरो है। ग्रीन एरो लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज में आपका डेविड स्लिंग और फिर आयरन डोम। ये उन जो ट्रैक करते हैं, ये उन्हीं मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो पॉपुलेटेड एरिया की तरफ जा रहा है। जो अनपॉपुलेटेड एरिया में जा रहा है उसके ऊपर वेस्ट नहीं करते, जाने देते हैं उसको। अब डेजर्ट में जाके गिरेगा, फटेगा, फटने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इजराइल बोलेगा कि मेरे 20 मिसाइल पेनिट्रेट कर गए, उन पेनिट्रेट होने दिया और वो आप खुले जगह में जाके हिट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हालांकि ईरान कहता है मैं पैलेस्टीन के साथ हूं, एक कैजुअलिटी का पता लगा है और वो एक बेचारा पैलेस्टीनियन था। The only casualty in this till now reported has been a Palestinian. ग्रिड पूरा मिल जाता है उसको, यूएस का मदद मिल जाता है, पूरा ग्रिड मिल जाता है। अभी रेस्पॉन्स इमीडिएटली तो उसने कर दिया सीरिया में। अब इजराइल अड़ा हुआ है, नेतन्याहू अड़ा हुआ है कि मैंने उसके, अभी मौका है मेरे को उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मैंने डिस्ट्रॉय कर, तो उनका ये है कि जेसीपीओए के तहत, हालांकि वो तो खत्म हो गया अभी, उसका पीरियड अभी दोबारा नेगोशिएट होना है। इजराइल का कहना था, जो ट्रंप ने भी कहा था, कि ईरान का जो काम है न्यूक्लियर पावर बनने का, उस पर रोक नहीं लग रहा। तो अभी ये मौका है, ये शायद मारेगा। लेकिन कह भी रहा है, ये लोगों के ऊपर रीच आउट किया है कि मैं ये जो हार्डलाइनर्स हैं इनको निकाल दूंगा। इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि जैसे अभी हमास का भी है, हिजबुल्ला का भी है, हाँ वो वहां से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आइडियोलॉजी को आप फिजिकल पावर केवल से नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। आइडियोलॉजी इज द बैटल ऑफ माइंड। उस माइंड को कैसे चेंज करोगे? तो उसी तरह से हार्डलाइनर्स को आप बोल रहे हो कि मैं निकालूंगा,
अब किस तरह से निकालेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि काफी जमे हुए हैं और काफी गड़े हुए हैं ये। अभी कितने आप लगा लीजिए 45 साल हो गए हैं आए हुए, एंड इट्स ऑल अ बैटल ऑफ माइंड। तो उस बैटल ऑफ माइंड में पहला स्टेप उसने लिया है ये कहते हुए। लेकिन अगर न्यूक्लियर पे अटैक करता है दैट्स क्वाइट डेंजरस, बिकॉज फॉल आउट काफी आएगा। जी। फॉल आउट कहाँ कहाँ जाएगा विल डिपेंड ऑन द ब्रीज, हवा किस तरफ जा रहा है, विंड का डायरेक्शन कहाँ है, फॉल आउट कहाँ कहाँ जाएगा। सो डायरेक्टली अगर वहां पे अटैक करता है, द कंट्रीज विच विल फेस इट इमीडिएटली आर द कुर्दिश कंट्रीज, डोमिनेटेड एरियाज वो है, चाहे ईरान में है, चाहे इराक में है, चाहे टर्की में है, आर्मेनिया है। These countries are immediately affected, and if the breeze is going down, then at some point it will cross the Persian Gulf. So it, he has to take a calculated risk, because nuclear पे जब टारगेट करते हैं रिस्क ऑफ एस्केलेशन बहुत हो जाता एब्सोल्युटली। है। सर, ऑल्टरनेटिव, हाँ हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू सर, देन आई। नहीं ऑल्टरनेटिव इज जो सऊदी अरेबिया कह रहा है, वो आपसे भी बात कर रहा है टू मेक फॉर न्यूक्लियर पावर, एंड ही वांट्स न्यूक्लियर वेपन, कि भाई ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हो जाता है, अमेरिकन इंटेलिजेंस सेज दे आर वेरी क्लोज टू, मे बी जस्ट turn of a screw away, very close to it. Saudi Arabia will be very keen to get nuclear weapons. Will he push Pakistan, because उनका जो था पूरा फंडिंग, काफी फंडिंग सऊदी अरेबिया ने दिया था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। Will he push Pakistan and take something from them? That is open to question. But a nuclear strike, it's a situation जहां किस करवट बदलेगा कौन, आप बता नहीं सकते। जी। लेकिन सर, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने आया कि इज़राइल ने रशियन वेपन्स डिपो जो सीरिया में थे उनको अटैक किया। इस सब को देखते हुए आप जो ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लगता है कि उसका असर रशिया-यूक्रेन वॉर पे आएगा? और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है अगेंस्ट ईरान, तो और इज़राइल के साथ में आ जाता है, देन सर जो यूएस का सपोर्ट था यूक्रेन की तरफ, वो उसका फ़ायदा वो कहीं न कहीं वहाँ से ध्यान थोड़ा कम होगा और रशिया को उसका फ़ायदा मिलेगा? दो तीन चीजें हैं इसमें। रशिया का डिपो नहीं हिट किया, ओके सर। ही हैज हिट द एयरक्राफ्ट्स व्हिच वर कैरिंग वेपन्स फॉर हिजबुल्लाह, ओके। which is again I am telling you, the human intelligence and your surveillance grid has been so specific that you have not hit that, पिन you have hit पॉइंट precisely pinpoint उसको। इज़राइल इज़ पिन पॉइंट Yes, इन्फॉर्मेशन you have ऑन hit ईच एंड those aircrafts which were to carry weapons to Hezbollah, because चाहे कितना कुछ हो जाए, Israel will not antagonize Russia. There have been a lot of give and take ओके। between them. जैसे हमारा एवैक्स है, जो जहाज था IL-78, वो हमने रशिया से लिया था, पुराना उज्बेकिस्तान में बनते हैं ये IL-78, लेकिन उसका एवियोनिक्स जितना भी है इजराइल के थ्रू आया है, इजराइल और हमारे बेल ने बना के दिया। दैट इज द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, वो नहीं तोड़ेगा, इजराइल नहीं तोड़ेगा उसको, उनको भी बेनिफिट मिलता है इस ट्रेड से, तो वो स्पेसिफिक है। एज फार एज यूएस इज कंसर्न, अदर देन स्पेशल फोर्सेस, उनके ट्रूप्स में हिम्मत नहीं है टू फेस एंड फाइट, दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ बॉडी बैग्स। अफगानिस्तान और इराक में भी से भी काफी बॉडी बैग्स हैं जो सारे जर्मनी गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू अपना यूएस। जर्मनी में उनका नेटो का एक म्यूनिक के पास, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द प्लेस, एम से ही है, दे हैव ए वेरी बिग हॉस्पिटल, जैसे अपना दिल्ली में R&R है ना, उसी तरह जी। का वहां पे नेटो का हॉस्पिटल है, उसके साथ ओके। देयर इज अ ह्यूज ग्रेवयार्ड, वहां पे है बॉडीज, क्योंकि वियतनाम वॉर के बाद इनको बहुत डर लगता है। अगर एक नेशन बॉडी बैग से डरता है, आप कैसे लड़ सकते हो यार?
लड़ाई तो ऐसा थोड़ी है कि आपका क्रिकेट मैच है, इन्हें किसी को कोई मरेगा नहीं। लड़ने जाओगे तो चोट लगेगा और बंदे मरेंगे भी। में तो That is जीत what होगी या war मौत is। होगी, lose है। ना तो अब आप फिर कैसे लड़ोगे? आप केवल स्पेशल फोर्सेस भेजते हो। अब आप चाहते हो कि मैं हथियार दूं और पैसे बनाऊं। अब यूक्रेन वॉर का तो मैंने इतना ही कहना है, उसका तो चूस जी, निकल गया है। यूक्रेन वॉर का अब जी, उनके पास बंदे नहीं, यूक्रेन में अब बंदे नहीं हैं, रशिया में बंदे आने लगे हैं। तो जितना उनका साल में या महीने में जितने उनके कैजुअलिटीज होते हैं, उससे डबल वॉलंटियर्स आ रहे हैं। तो ओके। रशिया को स्पेयर्स के, और हम पहले भी करते थे, हमारे तो हर लेवल पे रिपेयर एंड रिकवरी टीम्स होते थे। वो रशिया अभी सीख के अब वो करना शुरू करा है, 2 साल हो गए उसको। यूक्रेन में तो है ही नहीं। रिपेयर करना है, जैसे अभी M1 एब्राम्स टैंक है, उसको रिपेयर करना है, तो उसको यूएस भेजना है। उसके पास तो कोई ट्रेंड मैन पावर ही नहीं है उसको रिपेयर करने के लिए। तो अब वो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग टैंक है उसके पास, उससे कैनिबलाइज करके आप हथियार को खड़ा कर देते हो कि चलो इसको लड़ लो। जो कैनिबलाइज किया वो तो गया ना। ऐसे लड़ाई थोड़ी लड़ सकते हो आप, इसीलिए तो भागने लगते हैं जब कैजुअलिटीज थोड़ा ज्यादा होता है। अभी कल परसों ही एक और बुल्देहार करके बड़ा एनक्लेव था, वहां से भाग गए वो। हम्म। तो रशिया जो है उनके साथ स्टालिनग्राड के स्टाइल की लड़ाई लड़ रहा है, मीट ग्राइंडर। धीरे 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 कि मेरे पास उतने कैजुअलिटीज नहीं हो रहे, मेरे पास हथियार सारे हैं। मेरे अब एक रिपोर्ट इनके यूएस के ही एमओडी डीओडी वालों ने दिया था टू देयर कांग्रेस। एक साल में, ओवर द लास्ट 1 year, रशिया इज फायरिंग 4 lakh missiles of various types and drones annually। उसको गिराने के लिए यूएस एंड द होल ऑफ यूरोप के पास टोटल मिसाइल्स 8,000 है। कर लो, लड़ लो। 4 लाख ला रहा है, तुम्हारे पास 8,000 है, कैसे लड़ोगे? कैजुअलिटीज इतने हो रहे, वो भाग रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए तो अभी वो इंडिया को भेज रहे हैं, यार दोनों साइड तुम कुछ सुलह करवा लो करो, इनका, करो, जी, कुछ जी। ना कुछ हो जाए। लेकिन सर, since Israel has launched ground offensive in Lebanon, तो उसके वहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? और इन कमिंग डेज अगर इज़राइल ईरान को अटैक करता है, तो किस तरह से टू फ्रंट वॉर मैनेज कर पाएगा इज़राइल? सी, एज फार एज हिजबुल्लाह इज कंसर्न, पहले वो 2006 में जब गए थे तो केवल लिटानी तक गए थे, बात बनी नहीं थी। लेकिन अब 18 साल बाद उन्होंने इतना नेटवर्क बना लिया है लोगों के साथ लेबनान में, कि अब उन्होंने हुक्म दे दिया है कि लिटानी के ऊपर जो कौन सा रिवर है, अलामी रिवर करके ए से, उसके परे जाओ, विच इज नॉर्थ ऑफ सिडॉन स्टेट, ताकि वो डेप्थ मिल जाता है, उनके मिसाइल्स का रेंज कम हो जाता है। तो उनको और दूर जाना पड़ेगा मिसाइल के, नहीं तो ये नजदीक रह के फायर कर सकते थे। तो उनका एम ये है कि हिजबुल्लाह को जितना दूर फेंक सकें फेंकते चले जाओ, क्योंकि अभी पूरा टर्मोइल है उनके पास। क्यों? सीनियर एंड मीडियम लेवल में काफी सारे इनके जो लीडरशिप थे वो खत्म हो गए। बिकॉज आफ्टर ऑल पेजर्स वगैरह अगर बड़े अफसर बुला रहे हैं, पेजर्स तो उन्हीं के पास होंगे जो मिड लेवल और सीनियर लीडरशिप होंगे, और वॉकी टॉकीज भी उन्हीं के पास होंगे। तो टारगेटेड हिट हो गया है, नंबर 1 चला गया है, नंबर 3 चला गया है, आपकी हायरार्की चली गई है। आपको अभी हायरार्की दोबारा बनाना है, लोगों को समझ में आना है कि कमांड एंड कंट्रोल कैसा है। उसके बीच में आप ये करना चाहते हो कि अभी वो थोड़ा कमांड एंड कंट्रोल में, ये नहीं है कि फाइटर्स नहीं है, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। वो सेटअप करने से पहले मैं ये बफर बना लूं ताकि हिजबुल्लाह मेरे नॉर्थ इजराइल से दूर चले। ये है जहां तक मेरा अंदाजा है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था, ग्लांस ने। जनरली ये है, एक बफर बनाना चाहता जी। ये। और ईरान के साथ तो बॉर्डर है नहीं, तो ही विल कीप स्ट्राइकिंग सीरिया एंड इराक, जहां से उनके हथियार आते हैं, एंड
अभी वही है, बिल्डअप करना चाहता है कि मैं न्यूक्लियर एसेट्स को हिट करूं। उनको डर वही है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर एसेट है, देन दे डोंट ट्रस्ट दी हार्डलाइनर्स, वो कभी भी न्यूक्लियर बटन दबा सकते। जी। जी। सर जो 7 अक्टूबर है उसको कुछ दिन बाकी हैं और 1 साल पूरा हो रहा है। इज़राइल के जो गाज़ा में ऑपरेशंस रहे वो 1 साल में कितने सक्सेसफुल आप उनको देख पाते हैं सर? सी, ग्राउंड ऑफेंसिव तो काफी सक्सेसफुल हो गया है। माय कंसर्न इज हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज द पीपल, क्योंकि जनरली उनके जो ब्रिगेड्स वगैरह हैं वो टूट टाट गए हैं। तो अब जो बचे हैं वो तो मतलब आम आदमी के साथ मर्ज कर गए होंगे। हाउ डू यू मैनेज दैट, किस तरह से? उस तरह जी, से जब लड़ाई शुरू हुआ था तब मैंने अपनी तरफ से बताया था कि नॉर्थ में अपना बफर रखिए, नॉर्थ में आप कंट्रोल रखिए, साउथ में अपना इन लोगों को रखिए, और बीच में एक बफर जोन रखिए, विच इज अ डीमिलिटराइज जोन, वेयर योर फॉरेन फोर्सेस, यूएन की तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस कैन बी देयर डिप्लॉयड टू कीप मेंटेन दैट बफर। अब वो करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बड़ा, आई वुड से, बैड, क्या बोलूं मैं, एग्जाम्पल्स आए हैं कि भाई लेबनान में जब आपने डाला भी था फोर्सेस, येट दे कुडंट कंटेन हिजबुल्ला फ्रॉम स्ट्राइकिंग इसराइल, नॉर्थ इसराइल, डिस्पाइट 2006-7 के बाद वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स था, यूएन पीस कीपिंग फोर्स वाज इनइफेक्टिव। तो उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि गाजा तो हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा गाजा। 2006 में गाजा भी छोड़ा था, कहते उसके बाद क्या हुआ, तो हम गाजा को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अभी ये बफर जोन बना रहे हैं, ताकि वो नॉर्थ जहां पे बफर जोन बनेगा सिदोन के ऊपर, वहां पे वो अगर आप यूएन के फोर्सेस लगाने लगा दो, हम अपने बॉर्डर पे यूएन फोर्सेस को नहीं लाएंगे। दे हैव नॉट जी। हैड गुड एक्सपीरियंस विद प्रीवियस यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, दैट इज द प्रॉब्लम। तो सर 7 अक्टूबर को जो हम इज़राइली हॉस्टेजेस थे जिनको हमास ने हॉस्टेज बनाया था, उसको 1 साल हो रहा है और इज़राइल ने काफ़ी कोशिश की उनको आज़ाद कराने की। लेकिन अब तक उसमें हम सफल होते हुए इज़राइल को नहीं देख पाए हैं। इसके पीछे की आप क्या वजह देखते हैं? 2 साल, इतने सालों में चीन की मदद से उन्होंने अंडरग्राउंड इतने सारे टनल्स, ऑलमोस्ट अबाउट 800 टू 1000 किलोमीटर टनल्स बना रखे, कनेक्टिंग वेरियस बिल्डिंग्स एंड यूएन के हेडक्वार्टर्स के अंदर। उनरावा तो टोटली पेनिट्रेटेड बाय हमास, वहां पे बैठ के करते थे, उनके स्कूल के नीचे बैठ के करते थे सारा कुछ, हॉस्पिटल्स जो चल रहे थे उसके नीचे उनके हेडक्वार्टर्स थे। तो अभी दे हैव लोकेटेड, दे नो दैट याया सिनवार वो नॉर्थ और सेंट्रल एरिया के टनल के अंदर है। बचे आई थिंक अबाउट लेस देन 100 होस्टेजेस थे, बाकी सबको तो काफियों को निकाल लिया, काफी तो मरे मिले थे। अब उनका कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज दे फील कि वो मर चुके होंगे, मार दिया होगा, तो यूटिलिटी खत्म हो गया, आप बात नहीं करने वाले हो, तो उन्होंने मार दिया होगा। बट याया सिनवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज याया सिनवार हैज बीन साइलेंट फॉर ऑलमोस्ट 3 weeks now. There is no message which is coming out unless they are so scared कि भाई आप वो written message भेज रहे हो, but they have penetrated even within the citizens of Gaza. They have human in Gaza also. तो कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है उसका। टनल सब तरफ से ब्लॉक्ड है, क्या वो भूखे मर गया है, क्या हुआ है, अभी उसका कुछ पता नहीं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ गाजा क्या होगा। कोई भी देश आसपास जो है, they don't want the Palestinians because they have had very bad experiences. जॉर्डन ले लो, कुवैत ले लो, अपना लेबनान ले लो, they've tried to overthrow the government. Like जॉर्डन में थे, they tried to assassinate the king and take over. अब जो देश है, how will they accept कि रेफ्यूजी आके मेरे अगेंस्ट, मेरे रूलर को टारगेट करके wants to take over the rule? That was यासर अराफात। अब पैलेस्टीनियंस तो यासर, अब यासर अराफात तो खत्म हो गया है, पीएलओ भी खत्म हो गया है,
अब तो PLFP और हमास बचे हैं, बट दैट मेमोरी स्टिल स्टेज। दैट्स व्हाई आप देख लो, हालांकि Gaza has a border with Egypt. The first country after October 7 to seal the border was Egypt. हथियार वगैरह जाने दे रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल्स को नहीं आने दे रहे थे। सो दैट इज वेयर द कंसर्न लाइज कि ये जो 2-3 मिलियन पीपल हैं, ये कहाँ जाएंगे, क्या होगा इनका। एब्सोल्युटली, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इतनी फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इतनी जल्दी सारा कुछ चेंज हो रहा है। क्या हम एक कभी खबर पहले मैंने कहा था कि जो जी। अपने साइनाई पेनिनसुला का नीचे का ट्रायंगल है, आइलत एंड दैट एरिया, वहां पे एक जगह आप उनको जगह दे दो और बोलो ये आपका पैलेस्टीन होगा। और समवेयर इजिप्ट में, इजिप्ट तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हाउ मच इजराइल विल एक्सेप्ट देयर, क्योंकि उनका जो गल्फ ऑफ अकाबा से जो शिप्स आते हैं, दे आर प्लानिंग अ पाइपलाइन गोइंग नॉर्थ इनटू द मेडिटेरेनियन, नॉर्थ ऑफ गाजा, वहां से निकालना चाहते हैं। तो विल दे be happy with Palestinians sitting there? There is so much of things which have come up. Maybe without the Hamas they will not have a problem, but अब कैसे पता लगाओगे? हमास वाले तो अपना हथियार फेंक के घुस गए होंगे पब्लिक के साथ, तो कैसे पता लगाओगे कौन हमास है कौन नहीं है? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। और ये कहाँ और कैसे ये सारी चीजें मुमकिन हो पाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। सर वो बहुत तो बहुत अलग है, धन्यवाद। हमारा तो, मैं तो कह रहा हूँ भाई, वो तो अलग है, वो तो होता रहेगा। लेकिन ये जो पावर वैक्यूम आ रहा है और जो जियो इकोनॉमिक आपको विंडो मिला है, उस पे नजर रखो, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान दो। एब्सोल्युटली, आपके फायदे के लिए मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी होता है, एज इंडिया इज ग्रोइंग एज ग्लोबल पावर। मौके पे चौका मारिए, तो जी फ्यूचर आपका है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस चर्चा में जुड़ने के Thank लिए। बहुत अहम पॉइंट्स आपने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हमारे साथ साझा किए। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। you, thank you, thank you।